ठीक है ना, एकदम बढ़िया से रह रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़रूरी सूचना दे दूं कि इस समय माहौल हम लोगों का ठीक नहीं है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है, यानी कि अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे पहले ज़रूरी है। तो आप सभी लोग जो है वो एक तो ज़्यादा से भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचने की कोशिश करिए और जो है मास्क लगा करके रहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करा है तो वैक्सीनेशन भी करा लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो क्योंकि माहौल ठीक ना होने की वजह से आप लोग जितना ज़्यादा अपना बचाव करेंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ और टॉपिक हमारे साथ डिस्कस करेंगे आप लोग। इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल तो नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और हाइब्रिडाइजेशन अक्सर पूछ ली जाती कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। या कोई मॉलिक्यूल पूछ लिया तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ज्योमेट्री भी उसकी पूछ ली जाती है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरे टर्म, पूरी वीडियो में पूरे टर्मिनोलॉजी के साथ में ये टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्या होता है। कि सिंपल सा मान लीजिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। सिंपल मैं पहले आपसे बात करता हूँ, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है जिसकी एनर्जी लेवल डिफरेंट है, मीन्स नियरली डिफरेंट है। और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है जिसकी एनर्जी लेवल डिफरेंट है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जो कंबाइन करती हैं, तो कंबाइन करने के बाद जो है दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगी। एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन जाती है इस तरीके से, इसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसको भी हम लोग इसी तरीके से दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, बिल्कुल इससे मिलती जुलती है ये इस तरीके से। तो यानी कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज होती हैं, मिलती है नियरली सेम एनर्जी लेवल की, तो उतनी ही एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगी। अगर एक s एक p के साथ में मिली हुई है तो इसका मतलब है कि sp एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो दो बनी होंगी। यानी कि when 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल एंड 1p होता है, नहीं होता है ना। when 2s ले लीजिए यहाँ पर, when 2s एंड 2p की एक p ऑर्बिटल, क्योंकि 1p तो होता ही नहीं है ना। तो 2p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करती हैं तो नियरली सेम एनर्जी लेवल की दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाती हैं। तो अगर यहाँ पर s की एक कंबाइन की होती, p की दो कंबाइन की होती, तीन बनती है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल टू फॉर्म द सेम या इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल। यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वो नियरली सेम बोला जाएगा। यहाँ पर हम लोग वर्ड नियरली सेम यूज़ करेंगे और नियरली सेम के बाद यहाँ पर हम बिल्कुल सेम, यानी कि यहाँ एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल और सेम एनर्जी लेवल, तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होगा एनर्जी में, यहाँ डिफरेंस नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी पढ़नी होती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी पढ़नी है। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी? sp। उसके बाद एक एक करके पहले नाम बता देता हूँ। उसके बाद हम लोगों को डिस्कशन करना है sp2, उसके बाद डिस्कशन करना है sp3, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे sp3d और उसके बाद हम लोग पाँचवें नंबर पे पहुँचेंगे sp3d2, फिर छठे नंबर पे पहुँचेंगे sp3d3 और सातवें नंबर पर पहुँचेंगे dsp2। तो इतनी हाइब्रिडाइजेशन है, इतने मतलब ये है, सब पूरी डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि आखिरकार sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब sp बनती है। तो मैं एक सिंपल वे में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कब sp और कब sp2 बनेगी, ये सब मैं आपको सिंपल ही बता देता हूँ। देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ s ऑर्बिटल। जरा डायग्रामेटिकली आप समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने यहाँ एक s ऑर्बिटल लिख दी, देखिएगा ध्यान से। ये मैंने एक गोल s ऑर्बिटल यहाँ पर जनरेट कर दी, दिख रही है आपको। अगर इस ऑर्बिटल में ध्यान दीजिएगा, अगर इस ऑर्बिटल में ये जो s ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में अगर p की एक ऑर्बिटल मर्ज कर दी जाए, p की केवल एक ऑर्बिटल यानी कि px अगर मर्ज कर दी गई तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन जनरेट हो जाएगी। अगर आपने यहीं पर मान लीजिए p की दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला दी, यानी कि px भी मिलाई
पी वाई भी मिलाई, यानी कलर वही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि अगर आपने पी एक्स भी यहाँ पर मर्ज की और साथ में आपने पी वाई भी जोड़ी, यानी कि तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर पी की तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जोड़ दी हैं, यानी कि पी की पी की जो ऑर्बिटल हैं वो 3 होंगी, वो जोड़ी हैं आपने। कौन कौन सी जोड़ी? एक तो आपने यहाँ पर पी एक्स ले ली, एक यहाँ पर पी एक्स और एक यहाँ पर पी वाई और यहाँ पर पी जेड, यानी तीनों जोड़ दी हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 जनरेट हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए s की तो एक है ही, p की तीनों ऑर्बिटल जोड़ दी, मतलब पी एक्स, पी वाई और पी जेड जोड़ दी, और साथ में एक डी एक्स वाई जोड़ दी, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर सिंपल वे में कहे कि एक px जोड़ी, एक py जोड़ी और एक pz जोड़ी और यहाँ पर dxy और yz 2 जोड़ दी, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर सिंपली px जोड़ा, py जोड़ा और pz जोड़ा, उसके बाद में dxy, dyz और dzx जोड़ दिया, तो मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पहले, यानी कि सिंपली हम ये कहें कि सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने d जोड़ी, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हमने जो है एक s ऑर्बिटल जो ऊपर वाली है, उसके बाद p की दो ऑर्बिटल जोड़ दी, यानी px और py, तो ये बन जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके में पूरे एक डायग्राम एक पेज पर लिख दी है कि जिस तरीके से आप सिंपल में हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हैं। अब इनको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, दोनों, यानी कि आपको सिंपल वे में मेथड बताता हूँ, वो आप मेथड समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आप पहले तो मेथड जान लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे आगे की। सबसे पहले आपको मेथड में जानना पड़ेगा कि आखिरकार कैलकुलेशन का तरीका क्या है, क्या मेथड होना चाहिए, वो सिंपल मैं आपको तरीका समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख देता हूं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लीजिए 2 आता है, कहीं पर 3 आता है, कहीं 4 आता है, कहीं 5 आता है, कहीं पर 6 आता है, इस तरीके से, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी वो भी आप क्लियर कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी वो भी मैं बता देता हूँ। अगर 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 आता है तो sp2 होगी। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि h मान लेते हैं, चलिए इसे, है ना, तो और यहाँ पर 4 आता है तो sp3 होगी, इस तरीके से sp3 होगी। और अगर 5 आता है तो sp3d होगी, 6 आता है तो sp3d2 हो जाएगा, और अगर 7 आ जाता है कहीं पर तो sp3d3 आ जाएगा, sp3d3। और जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसको आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ना पड़ेगा, dsp2 को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इस चीज ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग h की वैल्यू अगर 2 बोली जाएगी तो मतलब अब h का हो क्या सकता है, h मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनेगी तो सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेगा। तो जैसे सबसे पहले हम लोग एक सिंपल वे में ले करके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने CH4 कंसीडर कर लिया, तो अगर हमने यहाँ पर CH4 कंसीडर किया हुआ है, इस तरीके से CH4 कंसीडर किया हुआ है, ये CH4, ये मैंने CH4 ले लिया, सिंपल अगर बना दिया मैंने इसी तरीके से CH4 बना दिया। तो अगर हम लोग इसके, चलिए मैं डायग्राम टेट्राहेड्रल ही बना देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने टेट्राहेड्रल, यहाँ बस मेरा उद्देश्य मात्र समझाना है। ये बताइए यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड टोटल यहाँ पर है 4। तो 4 का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी H की वैल्यू भी 4 हुई, तो सिंपल सी बात हुई कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा हो गए टोटल, तो यहाँ पर 4 सिग्मा हो गए। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर 4 सिग्मा के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके रख देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक अमोनिया मॉलिक्यूल लिया,
तो अमोनिया मॉलिक्यूल जब हम लोग लिखते हैं तो अमोनिया मॉलिक्यूल में आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए, लोन पेयर भी है तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर है, तो टोटल यहाँ पर 4 हुआ, यानी कि यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। तो यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिलाकर के बनती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, पहले इजी मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इनको आप डिटेल में भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर 2 लोन पेयर हमें दिखाने पड़ेंगे इस तरीके से, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 हो गए और 2 सिग्मा हो गए और आपके लोन पेयर यहाँ पर हो गए 2, यानी टोटल निकाला जाएगा तो 4 आएगा, मतलब यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगी। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या हमें पढ़ना है वो भी आपको बता देते हैं कि अब मान लीजिए कहीं पर सपोज कर लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल, ये अधिकतर मॉलिक्यूल इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके से पूछ लिया आपका कि ये बताइए कि 1 2 3 ये कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो सबसे पहले आप अगर बहुत तेज़ी से समझेंगे तो यहाँ पर हम लोग ओपन एक मॉलिक्यूल कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद फिर मैं आपको जनरल ही समझा दूंगा। तो यहाँ पर भैया ये देखो कि इस तरीके से मैंने ये मॉलिक्यूल लिया है। अब यहाँ पर सिग्मा गिनो, इस वाले कार्बन पे नंबर 1 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये पाई है, तो मतलब 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पर सिग्मा चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी 1 2 3, तो यहाँ पर भी sp2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिग्मा टोटल 4 हो गए, तो यानी कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये sp2 sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ रही है। अब हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल एक और ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब सिंपल सी बात हम लोग ऐसे करें कि ये हमने H ले लिया, यहाँ C ले लिया, यहाँ H ले लिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी H ले लिया, यहाँ फिर से इस तरीके से डबल बॉन्ड लगाया, फिर यहाँ C लगाया, H लगाया। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखिए 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई, मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रही है। यहाँ पर भी आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही दिख रही होगी, इस तरीके से यहाँ पर भी sp2 दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई सिग्मा और सिग्मा, इस तरीके से यहाँ पर भी ये सिग्मा, तो हर जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपने पूरा देख लिया। इस तरीके से मैं एक और मॉलिक्यूल बना देता हूँ। तीसरा मॉलिक्यूल समझ लीजिएगा, जैसे मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको जरा देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका sp2, यहाँ पर आ जाएगा आपका sp2 क्योंकि सिग्मा 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 और एक पाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका sp क्योंकि 2 ही सिग्मा है, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर sp लिखना है, यहाँ पर आ जाएगा sp और यहाँ पर भी sp आ जाएगा। तो यहाँ एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा गिन लीजिए आप, अगर देखिए 1 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा और एक यहाँ पर सिग्मा और एक पाई, 3 सिग्मा हो गए तो sp2 हो गए। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू हो जाता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। अगर दोनों को जोड़ेंगे और वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 आए तो sp हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाए तो sp2 हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाए तो sp3 हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाए तो sp3d हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाए तो sp3d2 हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाए तो sp3d3 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये एक सिंपल फार्मूला है जहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही सिंपल वे में आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम लोग ये बात ध्यान दें कि भाई हमें एक ऐसा फार्मूला मिल जाए जिससे कि हम बहुत इजीली टिपिकल मॉलिक्यूल्स के लिए भी हाइब्रिडेशन निकाल लें, तो फिर हम लोगों के लिए यानी कि एक फार्मूला है, वो ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला है H इज इक्वल टू हाफ विम का विम और माइनस C प्लस A, यानी कि विम का याद रखेंगे, यानी हाफ तो लिखा हो। V का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, यानी कि जिसकी हाइब्रिडेशन आप निकालने जा रहे हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता रहना चाहिए। M फॉर यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम हो जाएगा। अब ये मोनोवैलेंट एटम क्या होता है ये भी आपको पता रहे, मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट यानी कि इसकी वैलेंसी 1 है, यानी है क्लोरीन इसकी वैलेंसी 1 है,
तो ये मोनोवैलेंट है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हैलोजन जितने भी सब मोनोवैलेंट है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ब्रैकेट में हैलोजन ही लिखे दे रहा हूँ कि हैलोजन मोनोवैलेंट ही होते हैं। अब यहाँ पर C4 आ जाएगा आपका C4 आ जाता है नंबर ऑफ कैटाइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का नंबर कितना, नंबर से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। A का मतलब है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कितना लिखा गया। तो अब इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई भी कर लेते हैं। और H का मतलब तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, जो सबसे पहले मैंने ऊपर बताया था। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। जरा देखते हैं कि सबसे पहले मैं CH4 पे ही अप्लाई कर लेता हूँ। तो CH4 के लिए H की वैल्यू निकाल देता हूँ, क्या आएगी बाहर, तो हाफ लिख दिया। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन 6 हो जाता है। मोनोवैलेंट इससे 4 जुड़ा हुआ है ना, और साथ में ना ये कैटायन है और ना ही ये एनायन है, सब 0 हो गया। 6 4 10, यानी कि V+M नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया है, यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। तो इसे मैं 4 लिख देता हूँ, मिटा लूँ पहले, और इसके बाद जो है मैं इसको सही कर देता हूँ। जरा देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ, कई कार्बन में कंफ्यूजन हो गया था ना, 2,4 होता है, तो यहाँ पर मतलब 4, ये आपका 8/2 आ गया, मीन्स यहाँ पर 4 आया। जो 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ जाती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे PCl5 ले लेते हैं। PCl5 में H इज इक्वल टू हाफ हो गया, V नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। मोनोवैलेंट यहाँ पर 5 है, बाकी ना इसके ऊपर पॉजिटिव है ना इसके ऊपर नेगेटिव है, यानी कि 10/2 हो गया। तो सिंपल सा 5 आ गया, यानी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर दिखाई देगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें, तो H इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन, आपको पता होना चाहिए 5 होते हैं, प्लस 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है, -0 + 0 इज इक्वल टू 8/2, मीन्स यहाँ पर 4, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 आ जाती है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए SO4 डाई नेगेटिव में पूछा गया, तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि हाफ तो लिखना ही लिखना है। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं। मोनोवैलेंट ऑक्सीजन होता नहीं, डाईवैलेंट होता है, 0 हो गया। माइनस कैटायन ये है नहीं, ये भी 0, और प्लस एनायन, इस पर 2 नेगेटिव लगे हुए हैं। तो फिर वही बात आ गई, 6 2 8/2 मतलब 4 हो गया। सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से आप NO3 नेगेटिव में निकाल के देखिएगा, इसी तरीके से आप NH4 पॉजिटिव में निकाल के देखिएगा, इसी तरीके से CO3 डाई नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखिएगा। आपको इनके आंसर जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन न रहने पाए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, ये एग्जाम्पल भी आपको अगर पता रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो मैंने यहाँ पर ClF3 लिख दिया है, ClF3। अब ClF3 ही केवल दिया है शायद मॉलिक्यूल, ये ClF3 दिया है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं, H इज इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं क्लोरीन में, क्लोरीन पे 3 हो जाता है, -0 और प्लस का 0, तो 7 3 10 हो गया, 10/2 यानी कि यहाँ पर 5 आ गया। तो सिंपल हम कह सकते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आएगी, और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो जाता है। अब मैं आप बात से ये भी बता देता हूँ कि sp अगर हाइब्रिडाइजेशन कहीं पर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो सिंपल ये शेप लीनियर ही बोली जाएगी। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर बोली जाएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर बोली जाएगी। यहाँ पर आपको एंगल का भी ध्यान रखना है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप कहलाएगी, अलग हो गया है। अब यहाँ पर एंगल 180 डिग्री में आ जाता है, यहाँ पर एंगल 120 डिग्री का आ जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहीं पर भी है तो ये शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है, और टेट्राहेड्रल का मतलब एंगल 109.5 डिग्री का होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है अगर sp3d, तो शेप हो जाती है आपकी ट्रायंगुलर, वही ज्योमेट्री जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर, बाई पिरामिडल हो जाती है, बाई ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप हो जाती है, बाई पिरामिडल शेप हो जाती है।
और इसमें एंगल 90 भी रहेगा और 120 भी रहेगा, तो इसलिए इसमें एंगल आपको ना डिस्टर्ब ना करें आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई ये जो लीनियर शेप है वो तो ये हो गई, और ट्रायंगुलर शेप आपको ये दिखाई देगी, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप हो जाती है ना। ट्रायंगुलर शेप यानी बीच में यहाँ पर एटम बिठाना, तो ट्रायंगुलर शेप ये हो गई। अब टेट्राहेड्रल शेप की बात करें तो टेट्राहेड्रल शेप ये हो जाती है, और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की बात करें तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप ये हो जाएगी इस तरीके से, ये शेप ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगी। अगर हम लोग sp3d2 हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये फिर ऑक्टाहेड्रल हो जाती है, और ऑक्टाहेड्रल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल का मीनिंग ये हुआ कि बीच में सेंट्रल एटम होगा, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, और ये वाली आपकी लीनियर शेप हो जाती है। अगर sp3d3 हाइब्रिडेशन भी आ जाए, मान लीजिए ये आ गया आपका sp3 और d3 हाइब्रिडेशन आ जाता है, तो उस समय शेप जो है होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाती है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप हो जाती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब बाइपिरामिडल शेप जो हो जा रही है, बाइपिरामिडल शेप जो हो रहा है, बनती कैसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो मैं आपको बना करके भी दिखाता हूँ। इस तरीके से ये बन गया, ये यहाँ पर आप सपोज कर ले IF7 है, चलो मैंने बना भी दिया IF7। ऊपर एक फ्लोरीन लगा दीजिए, नीचे एक फ्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पर एक फ्लोरीन लगाइए, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए। देखिए 7 IF7 का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप में ही आता है। इस तरीके से ये शेप बन जाती है, जिसे आप ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक एग्जांपल DsP2 हाइब्रिडेशन का जरूर आपको बताएंगे। देखिए आपने सुना होगा NiCN का होल 4 नेगेटिव में निकिल की जो हाइब्रिडेशन है वो DsP2 आ जाती है। तो कैसे आ जाती है निकिल की, तो सबसे पहले मैं काम यहाँ से चलता हूँ। निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x - 4 = -2 यानी x = +2 आ जाती है। निकिल पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले 3D ऑर्बिटल बनाता हूँ। ये मैंने 3D ऑर्बिटल बना दी, और ये मैंने 4s बना दी, और ये मैंने बना दी 4p इस तरीके से। अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन फिल्म कर देते हैं। भाई ये हो गई आपकी 3D, ये हो गई 4s, और ये हो गई 4p। निकिल का जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है, यानी 4s2 3d 8 होता है, लेकिन जो जा चुके हैं तो ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होता है, जो CN होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। CN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग कराता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चला आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा तो मतलब कंडीशन ये हो गई कि निकिल जो डाई पॉजिटिव है उसके अंदर ये सिचुएशन अब पैदा हो जानी है। 1 2 3 4 5। अब निकिल के अंदर जो कंडीशन पैदा हुई वो यहाँ हुई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी एक d ऑर्बिटल खाली रह जाती है। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद की कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पर ये 4s है, अब यहाँ पर ये 4p। अब ये बताइए लिगेंड है कितने, 4 लिगेंड है, 1 2 3 4, यानी कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल चारों आपस में कंबाइन कर जाएंगी। जब चारों आपस में कंबाइन कर जाएंगी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएंगे वही 4 ऑर्बिटल रह जाएंगे, और यहाँ हो जाएंगे, ये मर्ज कर रही ना आपस में, ये वाली ये मर्ज कर रही इस तरीके से, ये वाली ऑर्बिटल, तो सॉरी वो एक ज़्यादा मैंने कंसीडर कर लिए, यहीं तक इस तरीके से जाएंगे, ये वाली ऑर्बिटल यहाँ तक मर्ज कर जाएगी। तो ये बन जाएगी आपकी, कितनी बन गई टोटल, 4 बन गए ना, तो 1 2 3 4, बाकी एक अनयूज ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पहले थे, लेकिन अब इन सभी का यहाँ पर जो फिनोमेना चला वो D की एक ऑर्बिटल और P की एक, S की और P की 2, DsP2, तो हर किसी का नाम अब यहाँ पर DsP2 ही होगा। अगर मान लो CN है तो CN लिगेंड हम लोग यहाँ लिख लेंगे, CN, हर CN एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ऑर्बिटल के लिए इस तरीके से। तो ये अब आपका हो गया DsP2 हाइब्रिडेशन शेप। जब DsP2 हाइब्रिडेशन होती है तो इस तरीके से आ जाती है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए निकिल भैया बिठाल दिए, ये साइनाइड बहन जी चारों तरफ इस तरीके से डांस कर रही होंगी, तो यहाँ पर मैंने CN लिख दिया इस तरीके से, ये N है भैया ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव, तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप कहलाती है, यानी
स्क्वायर प्लेनर कहलाती है शेप, है ना, स्क्वायर प्लेनर शेप कहलाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में फीड करके रखेंगे। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बताया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और भी ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया PO4 ट्राई नेगेटिव में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन ढूंढनी है, तो वही अपना सिंपल सा फार्मूला H इज इक्वल टू हाफ प्लस विमका। अब विमका क्या कौन है पता है आपको, विमका तो है, इस तरीके से मैंने विमका लिख दिया, V+M - C+A। अब फास्फोरस में हम लोग क्या करते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं फास्फोरस के कितने होते हैं, 5 होते हैं। मोनोवैलेंट इस पे कोई है नहीं, 0 जाने देंगे, कैटायन इस पे है नहीं, 0 जाने देंगे, प्लस एनायन यानी 2 है। नेगेटिव साइन के साथ नंबर से मतलब है, सॉरी 3 है, तो नेगेटिव साइन इस पे 3 है, तो 5 3 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 आ गया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें सिंपल। यानी कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन से मतलब नहीं, नंबर कितने नेगेटिव हैं, 3 नेगेटिव हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जिससे गड़बड़ आपका कोई भी क्वेश्चन ना हो। तो आप इसी तरीके से किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल मेथड, नो कंफ्यूजन, नो ट्रिक, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल H इज इक्वल टू हाफ हाफ ब्रैकेट में V+M - C+A लगा दीजिएगा। और अगर कहीं सिंपल मॉलिक्यूल जैसे CH4 आ जाए, या मान लो C2H4 आ जाए, या फिर मान लो C2H6 आ जाए, या C2H2 आ जाए, तो इसमें सिंपली आप जो है सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिग्मा बॉन्डिंग जैसे ही कैलकुलेट होगी तो आप पहचान लेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। अगर लोन पेयर हैं तो लोन पेयर भी जोड़ लीजिएगा, टोटल निकाल लीजिएगा। अगर मान लो कहीं पर 2 आए तो समझ लेना sp है, कहीं पर 3 आए तो समझ लेना sp2 एंड सो ऑन, जो मैंने पीछे आपको बातें बताई हैं, जुड़ी हुई हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ टॉपिक्स हैं, जो कुछ क्वेश्चन बड़ा सिंपल आ जाते हैं एग्जाम में, तो इन सिंपल टॉपिक्स को याद रखिएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अगर मैं 2-1 मॉलिक्यूल की शेप की भी जानकारी आपको दे दूं तो थोड़ी अच्छा भी लगेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैं मीथेन मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूँ, CH4 मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूँ। CH4 में होता क्या है भाई, कार्बन के अंदर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आती हैं भाई, यहाँ पर H की वैल्यू जो आती है वो 4 आती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है। तो अब मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बनाता हूँ, ये कार्बन की एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, देखिए ध्यान से एक बना दी मैंने। मेरा डायग्राम अगर बनाना सीखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपके फायदेमंद के। ये दूसरी मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई, आप मेरे बनाने के सिर्फ तरीके को देखिएगा। ये मैंने तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको बना करके दिखाई इस तरीके से, और ये मैंने इस तरीके से चौथी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको बना करके दिखाई। तो यहाँ पर ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, और ये भी कार्बन के पास में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं, और इनसे जुड़ने आते हैं हाइड्रोजन भाई साहब। हाइड्रोजन भाई साहब के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और s में होता है, तो यहाँ जुड़ेंगे, वो यहाँ जुड़ेगा, वो यहाँ जुड़ेगा, यानी हर जगह ओवरलैपिंग करेगा, और ये ओवरलैपिंग हेड ऑन ही होगी। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन जुड़ी, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन फिलअप ये ओवरलैपिंग में रहे होंगे, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग में हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बनाती ही है, ये तो आपको पता ही है। अब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि भाई अब जो है इनमें क्या होगा, अगर हम जॉइंट मारते हैं यानी कि एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, तो इमेजिनरी लाइन आपको ऐसे खींचती हुई दिखाई देगी इस तरीके से। अब आप शेप समझ रहे होंगे, देखो टेट्राहेड्रल शेप आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने डायग्राम सपोज कर लेते हैं कि हमें BF3 का डायग्राम बनाना है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आती हैं वो 3 ही आती हैं। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन की मैं बना देता हूँ। एक मैंने डॉट यहाँ रखा, देखिएगा आप ध्यान से, मैंने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन की ये बना दी, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन की ये बना दी, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन की मैंने ये बना दी, इस तरीके से 3 बन गई। ये थोड़ी इधर वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो गड़बड़ बनी है, इसलिए दोबारा बना देता हूँ। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ये बनाई, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ये बनाई, ठीक है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ये बना दी। अब बन गई तीनों। अब ये बताइए फ्लोरीन जब होगा, बोरॉन के पास में अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर लिखे 5 होता है, तो मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p1, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि बोरॉन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कौन सी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2s और 2p हो गया, है ना। अब यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर लिखो तो फ्लोरीन का 9 होता है, 1s2 2s2 2p5,
यानी कि इसकी p ऑर्बिटल इससे मिलनी। तो सिंपली बोरॉन में हम लोग क्या करते हैं, p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराएंगे, तो इसलिए अब आपको यहाँ ये मिटाना पड़ेगा। बोरॉन की ये p भाई अगर हम p ऑर्बिटल बनाते भी हैं तो 1 2 3 4 5 यानी एक ये pz ओवरलैप करेगी। और pz कैसे ओवरलैप करेगी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि pz की ओवरलैपिंग, ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, pz की ओवरलैपिंग कैसे होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब मैंने यहां पर ये बना दी p ऑर्बिटल। देखो ये p ऑर्बिटल है जो किसकी है, फ्लोरीन। ये p ऑर्बिटल किसकी दिख रही है आपको, फ्लोरीन। ये p ऑर्बिटल आपको किसकी दिख रही है, फ्लोरीन दिख रही है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनकी ओवरलैपिंग जब वो यहाँ पर हुई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब इनको मैं धीरे से क्या करवा देता हूँ, इनको धीरे से ओवरलैपिंग करा देता हूँ, मतलब ओवरलैपिंग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करवा देता हूँ। एक इमेजिनरी लाइन जो है वो कैसे ड्रॉ होगी वो आप देखिएगा। इस तरीके से मैंने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ये देखो ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रही। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ये भी यहाँ पर sp2 हो गई, ये भी यहाँ पर sp2 हो गई, और ये तो sp3 थी। यहाँ पर ये कौन सी pz, ये भी pz है, ये भी pz है। ये हाइड्रोजन की थी, ये यहाँ 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है। इस तरीके से आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई सिंपल है ना, वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ पर हमने sp3 बना दिया, sp2 बना दिया, एक sp और बना करके आपको दिखा दें, आपको भी तसल्ली रहेगी। sp2 में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है BeCl2 का है, इसका है BeCl2 का। अब BeCl2 में क्या होगा कि सिंपली बेरिलियम के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम की मैंने ये बना दी और एक मैंने ये बना दी, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये हो गई आपकी sp और ये भी sp। अब बताइए क्लोरीन है, क्लोरीन जब मिलने आएगा तो p ऑर्बिटल तो ही लाएगा। तो क्लोरीन मिलने आई और p ऑर्बिटल लेकर के इस तरीके से इनसे ज्वाइन किया, इनसे इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। अब इनके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इनमें जोड़ दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंगल जो यहाँ से यहाँ निकल के आ रहा है 180 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लीनियर शेप में गिना जाता है इस तरीके से। अगर हम बेरिलियम को बनाते हैं तो बेरिलियम बीच में बैठता है, एक्सियल इधर बैठता है, एक्सियल इधर बैठता है, एंगल जो होता है 180 डिग्री में आ जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी शेप हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बना सकते हैं इन शेप की। हालांकि इन शेप की जानकारी कोई शेप पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन सी शेप आएगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो सिंपली आपको मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ कि सिंपली आपको एक तो ये फार्मूला H इज इक्वल टू हाफ प्लस विम का याद रखना, V प्लस M माइनस C प्लस A का फार्मूला जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है। और दूसरा H इज इक्वल टू हो सकता है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं प्लस लोन पेयर्स कितने हैं, दोनों को जोड़ दिए तब भी H आ जाएगा, तब भी आंसर आपका निकल आएगा। पाई बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए इसको यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ना, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके आएंगे तो जरूर इस पे सॉल्व हो जाएंगे। कोशिश यही की कि आपको 2 ऐसे फार्मूले बता दिए जाएं जो बहुत सिंपल और इजीली आप जिनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन फार्मूले के थ्रू आप हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को क्लियर करिए, इसके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, इनके बॉन्ड एंगल्स याद कर लीजिएगा, इनकी शेप और ज्योमेट्री याद कर लीजिएगा। एक बात चलते चलते आपको बता देता हूँ कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। देखिए जब भी ज्योमेट्री लिखी जाएगी तो वहाँ पर केवल बॉन्ड पेयर ही इन्वॉल्व होंगे, और अगर आप शेप जब लिखेंगे, शेप की बात करेंगे तो फिर बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर भी गिन लिए जाएंगे। जैसे कि अगर हम वाटर के ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वाटर की जो ज्योमेट्री है वो भैया जो है वो टेट्राहेड्रल ही, वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है। लेकिन अगर वाटर की शेप की बात करते हैं तो शेप हम लोग बैंड शेप बोलते हैं, या फिर उल्टा वी, इन्वर्टेड वी यानी बैंड शेप जिसे बोलते हैं, ये बोला जाता है ना, बैंड शेप बोल सकते हैं। या फिर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर की शेप है वो जो बना हुआ है वो इस तरीके से, ये तिरछा डायग्राम बना हुआ है वाटर,
है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल वाटर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने का एक तरीका हो जाता है कि ये बेंट शेप है या इन्वर्टेड वी, उल्टा वी, बेंट शेप, ये बेंट मतलब मुड़ा हुआ बेंट शेप, या फिर इन्वर्टेड वी, उल्टा वी, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एंगल जो होता है 104.5 डिग्री का होता है। ये ओ है, ये एच है, ये एच है। इसके ऊपर 2 लोन पेयर भी रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स आपको डिस्कशन करके बताए कि किन में कौन सी हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल किताब में ढूंढ के लिखिएगा, जैसे कि मान लीजिए BaCl3 में हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, C2H2 में हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, BeCl2 में कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, CH4 में कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, C2H6 में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसी तरीके से PO4 ट्राई नेगेटिव में फॉस्फोरस की हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसी तरीके से SO4 डाई नेगेटिव में सल्फर की क्या होगी, ICl3 में आई की हाइब्रिडेशन क्या होगी, IF7 में आई की हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसी तरीके से SF6 में सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या होगी, SF4 में सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसी तरीके से जेनॉन XeF2 में Xe की हाइब्रिडेशन क्या होगी, XeF4 में Xe की क्या होगी, XeF6 में Xe की क्या होगी, XeOF2 में X की क्या होगी, XeOF4 में Xe की क्या होगी। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने आप को संभाल कर रखिए, क्योंकि अभी आपको आसमान छूना है।